Hello everyone, this is Ashok here and today we are going to discuss about the political party, fourth chapter of civics. देखिए पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, रन द कंट्री, मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। तो ऐसा कोई समूह जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से एक साथ आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिएगा, सबसे पहली चीज आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऑर्गन क्या क्या होते हैं, मतलब राजनीतिक पार्टियों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों में सबसे टॉप लेयर में जो आते हैं वो होते हैं इनके लीडर। लीडर में जैसे मोदी जी जैसे हो गए, राहुल जी जैसे हो गए, तो ये लीडर्स हैं, ठीक है। तो लीडर के बाद में एक्टिव मेंबर्स, ये वो लोग होते हैं जो सक्रियता के साथ उस पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, उस पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं, इस आशा के साथ कभी वो भी क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय या फिर राज्य की राजनीति में आएंगे। एक तीसरे नंबर पर, तीसरे पायदान पर जो होते हैं वो होते हैं फॉलोअर्स। जैसे कि हम लोग होते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी से इम्प्रेस होकर हम उनको वोट डालते हैं, तो एक फॉलोअर सबसे नीचे पायदान पर। इसके बाद एक्टिव मेंबर्स जो सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, और तीसरे नंबर पर जो टॉप लेयर में वो है लीडर। थोड़ा सा आपसे प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर घुमाकर कि लीडर और फॉलोअर के बीच में जो चेन का काम करता है वो कौन होते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? एक्टिव मेंबर्स। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी देश में डेमोक्रेसी का होना तो उस देश में संविधान का होना भी जायज जरूरी है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सबको समान अधिकार। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स के अंदर ये भी एक राइट है कि राइट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अगर वो उन जो जरूरी जो मापदंड हैं अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो। अब ये मापदंड कौन निर्धारित करता है? ये मापदंड क्या क्या होते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड है? तो देखिए, भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको तय करने वाला जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को हिंदी में हम कहते हैं चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी हमारे संविधान के लागू होने से सिर्फ एक दिन पहले। इसलिए इस 25 जनवरी को चूंकि ये चुनाव करवाता है, पॉलिटिकल पार्टीज पर कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को देश में किस प्रकार से अपना इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रोग्राम्स को, तो उसके ऊपर नजर रखता है, चुनाव को कंडक्ट करवाता है। तो चुनाव किसके लिए होते हैं? देश के लिए। और देश कौन है? देश हम ही हैं, मीन्स पब्लिक। तो 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की स्थापना होने के कारण, जो कि चुनाव कंडक्ट करवाता है, वोटों को के ऊपर पूरा अपना नज़र बनाए रखता है, इसलिए इस 25 जनवरी को वोटर्स डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 324 में। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज को डिटरमाइन करता है। तो मैं सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप टाइम बाउंडेशन नहीं कीजिए और बिल्कुल धैर्य के साथ इन चीजों को सुने, क्योंकि इनमें टेक्निक्स हैं, तो उनको अगर आप जल्दी जल्दी देखेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएंगे। तो धैर्य बनाए रखिए। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पर जनरली 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला, इसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरे नंबर पर स्टेट या फिर रीजनल पार्टीज, और तीसरे नंबर पर आप कहेंगे नेशनल पार्टी। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्टी होने के लिए क्या शर्तें हैं, रीजनल पार्टी हम किसे कहेंगे, या फिर रजिस्टर्ड पार्टी हम किसे कहेंगे। तो थोड़ा सा आप सिनेरियो देख लीजिएगा कि 2023 के हिसाब से, यानी 2023 में
आपके यहाँ पर 750 के आसपास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। ये वो पार्टियां होती हैं जो कहीं पर सत्ता में नहीं आती हैं या इनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये चुनाव लड़ती हैं। इलेक्शन कमीशन इनको किसी प्रकार का कोई चिन्ह वगैरह देता है, तो ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी संख्या 56 थी। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है यानी राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल, इनकी संख्या थी 6। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी शर्तें क्या क्या है, कौन सी कंडीशंस है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनाती है या फिर स्टेट पार्टी बनाती है। तो आइए देखते हैं। किसी भी दल को डिटरमाइन करना कि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन। तो सबसे पहले आइए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में देखेंगे। अगर ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा इलेक्शन या फिर विधानसभा में चुनाव में, असेंबली के इलेक्शन में, यानी कि अगर 6% वोट मिलते हैं प्लस लोकसभा की 4 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं, ये 4 या 4 से अधिक राज्यों में होनी चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यानी राष्ट्रीय राजनीति दल के रूप में मान्यता देता है। कौन? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इनको मान्यता देगा। कंडीशन नंबर 2। दूसरे नंबर की कंडीशन ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के चुनाव में कुल सीटों का, कितनी कुल सीटें? 543। तो भारत में लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का अगर 2% सीटें प्राप्त करता है कोई दल, तो ऐसा दल क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएगा। अब अगर आप 2% निकालिएगा 543 का, तो एक रफली आइडिया है आपको कितना मिलेगा? 11 सीटें। अब साथ साथ में इसकी कंडीशन और भी है। ये जो 11 सीटें हैं, ये आपकी कम से कम यानी एटलीस्ट 3 स्टेट्स से होनी चाहिए। आई होप आप बात समझ गए होंगे। लोकसभा की कुल सीटों का 2% अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में प्राप्त करती है सीटें, जो कि आपकी होती हैं लगभग 11, और ये 3 राज्यों से होनी चाहिए। अगर इस शर्त को भी अगर कोई पार्टी पूरा करती है तो वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय राजनीतिक दल। देखिएगा, ये जो 2 कंडीशन है, कोई जरूरी नहीं है सारी की सारी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। किसी भी एक कंडीशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप एक राष्ट्रीय दल हैं। तीसरा कंडीशन, अगर कोई राजनीतिक दल 4 राज्यों में 4 या 4 से ज्यादा है या मोर, समझ लीजिएगा, प्लस का मतलब, लेकिन मिनिमम 4 है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट में, 4 स्टेट्स में अगर उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, यानी कोई राजनीतिक दल 4 राज्यों में या 4 से ज्यादा राज्यों में अगर राज्य स्तर की पार्टी है, तो वो भी क्या होगी? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का उसको दर्जा मिलेगा। अब बात यहां पर ये आती है कि आखिरकार नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनना चाह रहे हो? तो इसके अंदर ये रहेगा कि कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान देना इसके ऊपर, कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर बन गई है, कोई राजनीतिक दल, तो उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, एक तो उसको लैंड एलोकेशन होता है, जमीन मिलती है सरकार की तरफ से, उसे अपना एक ऑफिस बनाने के लिए, कार्यालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से भूमि का आवंटन होता है, लैंड एलोकेशन होता है। नंबर 2, डीडी चैनल यानी दूरदर्शन और आपका रेडियो यानी आकाशवाणी, इसके ऊपर उनको कुछ समय मुफ्त में मिलता है, जिस समय में वे अपनी पार्टी का एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपनी सरकार की स्कीम्स बता सकते हैं। अगर वो राजनीतिक दल है तो इनको मुफ्त के अंदर ये दूरदर्शन और रेडियो आकाशवाणी के ऊपर विज्ञापन करने का भी समय दिया जाता है। नंबर 3, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को एक नेशनल
यूनिक सिंबल, एक यूनिक सिंबल उसको मिलता है। जैसे आप देखते हैं बीजेपी का कमल का निशान है, कांग्रेस का पंजे का निशान है यानी हाथ का निशान है, समाजवादी पार्टी का साइकिल का निशान है। इसी प्रकार से आरजेडी जो है लालू प्रसाद जी हैं बिहार के अंदर, उनकी लालटन का निशान है। शरद पवार जी की पार्टी है एनसीपी महाराष्ट्र के अंदर, उसका घड़ी का निशान है। आपका शिवसेना जो है उसका धनुष और तीर का निशान है। तो इस प्रकार से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको एक यूनिक सिंबल मिला हुआ है। तो ये सिंबल भी कौन देने का काम करता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये भी इसको एक फायदा होता है। चौथा फायदा इसको ये होता है कि स्टार कैंपेन्स, स्टार कैंपेनर, यानी कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको 40 स्टार प्रचारक यानी स्टार कैंपेनर यूज करने की छूट होती है। अब आप कहेंगे कि इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको चुनावों में एक लिमिट, एक सीमा के अंदर खर्च करना होता है। अब जैसे मान लिया अपन ने एग्जांपल कि बीजेपी ने कोई कैंपेन किया, अब उसके अंदर उसके जो कैंडिडेट है वो जा रहे हैं, तो टोटल लास्ट के अंदर आपने कितना खर्चा किया वो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि भैया हमने इस चुनाव में 40 ऐसे स्टार प्रचारक हमारे रखे, उनमें से मान लिया अपन ने एक कोई भी फिल्म अभिनेता है, तो नेचुरली ये जो इलेक्शन कमीशन उसका मानना है कि जब स्टार प्रचारक जाएंगे तो लोग भीड़ इकट्ठा ज़्यादा होगी, खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो उस स्टार प्रचारक के प्रचार करने के समय पर जो ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपेंस होता है उसको उस लिमिट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा स्टार कैंपेनिंग के लिए जो राष्ट्रीय दल जो होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जाता है। यानी स्टार प्रचारकों के लिए जो अतिरिक्त जो खर्चा है उसको जो सामान्य जो खर्चे की जो सीमा दी गई है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय दल होने के कितने फायदे होते हैं। अब हम देखेंगे कोई पार्टी राज्य स्तर की पॉलिटिकल पार्टी है या फिर बनती है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। राष्ट्रीय जो राज्य स्तर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप स्टेट पार्टी कह सकते हैं, उसको आप रीजनल पार्टी कह सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर कोई राजनीतिक दल लोकसभा या विधानसभा इसके आम चुनाव में 6% यानी 6% कुल वैध मतों का जो कुल वैलिड जो है वोट कास्ट हुए हैं उनका 6% अगर उस पॉलिटिकल पार्टीज ने प्राप्त किया है, प्लस असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा के इलेक्शन में उसे 2 सीटें भी प्राप्त हुई हों, या लोकसभा इलेक्शन में उसे 1 सीट मिली हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को किस पार्टी का दर्जा दिया जाएगा? राज्य स्तर या फिर क्षेत्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा। कंडीशन नंबर 2, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विधानसभा इलेक्शन में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उसने 3% सीटें, ध्यान रखिएगा यहां पर 6% मत नहीं कहा जा रहा है, सीटों की बात हो रही है, 3% सीट्स या 3 सीटें या 3 सीट्स जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा हो उसको माना जाएगा। तो वो भी आपकी राज्य स्तर का की पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें जो है वो कितनी है? 200 है। अब 200 का अगर आप 3% निकालिएगा तो कितना आएगा? 6। तो ज़्यादा तो फिर 6 ही हो गई। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा फिर 3%, तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं, 3% ही ज़्यादा होगा हर हालत में। तो बेटा ऐसा नहीं है। देखिएगा विधानसभा में कुल जो सीटों की संख्या है वो अधिकतम 500 हो सकती है। आपके भारत देश में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिकतम असेंबली सीटें हैं 403, तो अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है, ये मैक्सिमम नंबर है। लेकिन मिनिमम संख्या कितनी है? 60। आपके तो 200 है। कोई ऐसा राज्य हो सकता है जिसमें 60 है और बिल्कुल है भी। तो 60 का 3% देखिए अब आप कितना होता है।
यानी लगभग 2 सीटें। ये जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.80, इसका मतलब 2 सीटें। अब 2 सीटें या फिर 3, कौन सा ज्यादा होगा? 3 सीटें। तो यहां पर हम 3 सीटें मानेंगे। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये कंडीशन भी अगर वो पूरी कर रही है तो उसको भी हम क्या मानेंगे कि वो आपकी राज्य स्तर का एक राजनीतिक दल हो जाएगा। इसके अलावा अब हम इसकी तीसरी कंडीशन और देखते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को असेंबली इलेक्शन में 8% या उससे ज्यादा वोट शेयर होता है, 8% या फिर 8% से ज्यादा वोट शेयर होता है कुल वेद मतों का, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी आपकी क्या कहलाएगी? स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। इस दोनों क्राइटेरियन को आप ठीक से आराम से फिर से देखना, इसको समझना, आपके समझ में आ जाएगा। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कंडीशंस है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा में 6% मत और प्लस 4 लोकसभा की सीटें, या फिर लोकसभा की कुल जो सीटें हैं उसका 2%, या फिर 4 स्टेट्स के अंदर उसको राज्य स्तर का दर्जा मिला हुआ है पार्टी का, तो वो आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का कंडीशन ये है कि लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में उसको 6% वोट प्लस 2 सीट या तो विधानसभा की या फिर लोकसभा की 1 सीट, तो वो आपका राज्य स्तर का राजनीतिक दल होगा। या फिर विधानसभा में कुल जो सीटें हैं उसका 3% या फिर 3 सीटें जो भी अधिक हो, अगर वो प्राप्त हो रहा है तो ऐसा दल भी आपका क्या कहलाएगा? राज्य स्तर का दल। या फिर विधानसभा चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी को 8% मत प्राप्त हुए हों, चाहे उसने एक भी सीट नहीं जीती हो, तो भी उसे राज्य स्तर या क्षेत्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा। तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिएगा, भारत में वर्तमान में कितनी पॉलिटिकल पार्टी राज्य स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की है, ये हालांकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, लेकिन फिर भी अपन एक बार थोड़ा सा इसको देखेंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भारत में वर्तमान में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं? 6 हैं। आपको 2024 की बातें हो रही है। कई बच्चों की बुक में 7 पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। मैं सारा आपको लिख के बता रहा हूं, फिर आप देखेंगे कि कौन सी पार्टी है और कौन सी नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर सबसे पहली पार्टी, बिल्कुल हम ईयर वाइज सीक्वेंस के अंदर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी वो है INC। इसको हम डिटेल से अगले इसके पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम शॉर्ट में ये 6 जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की, उनके बारे में ध्यान से देख रहे हैं। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिल्कुल। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नंबर 2, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1925 के अंदर। इसकी स्थापना करने वाले थे M.N. रॉय। तीसरा नंबर, CPIM, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ज्योति बसु। इसके बाद अगली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है BJP। इससे पहले हम BSP ले लेते हैं। सॉरी, बीजेपी की स्थापना होती है 1980 के अंदर। स्थापना करने वाले कौन है? अडवाणी जी और अटल जी। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, स्थापना होती है 1984 में। स्थापनाकर्ता कौन है? कांसीराम जी। इसके बाद TMC, तृणमूल कांग्रेस, स्थापना होती है 1998 में। स्थापनाकर्ता कौन है? ममता बनर्जी, जो कि करंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं
वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। इसके बाद स्थापना होती है एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी। स्थापना होती है 1999 और इसके फाउंडर जो है उनका नाम है शरद पवार। क्या नाम है? शरद पवार। इसके बाद अगली पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी। स्थापना होती है 2012। स्थापना करता है अरविंद केजरीवाल। इसके बाद अगली पार्टी है एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। एनपीपी का मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा, इसका मतलब है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी स्थापना होती है 2013 में और इसकी स्थापना करने वाले थे पीए संगमा। ये आपके लोकसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं, कांग्रेस के समय पर ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं। तो अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टोटल पार्टियां कितनी होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धैर्य से आप ध्यान से मेरी बात को सुने। 9 आपके सामने पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला। अब थोड़ा सा मैं कंडीशन आपको यहां पर बताता हूं कि हमने देखा कि कोई राज्य स्तर की पार्टी है या फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन। जैसे मानिए हम बीजेपी का उदाहरण लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप ऐसी शर्तों को पूरा कर रहे हो जिससे आपको एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल गया है, लेकिन अगले ही चुनाव में उसने उस शर्तों से बिल्कुल नीचे का परफॉर्मेंस किया है, तो क्या ये पार्टी आज के बाद यानी उस चुनाव के बाद क्या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी? तो इसकी कंडीशन को आप सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक बार उसको कोई दर्जा मिल गया है तो उसके अगले 6 वर्षों तक यानी 6 इयर्स तक वो उस दर्जे को प्रयोग में ले सकती है, उस सिंबल को प्रयोग में ले सकती है। यानी एक बार बीजेपी अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो अगले 6 वर्षों तक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की हैसियत से वो बेनिफिटेड होती रहेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। एक तो अब जो ये कंडीशन है, जो राष्ट्रीय दल जो इनकी कंडीशन है, इसको आप सुनिए। यानी इसके साथ साथ में एक बात और हुई है कि जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं कोई गारंटी नहीं है वो कभी भी राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बन सकती है, और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं अगर उन्होंने उसके मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं किया तो वो राज्य स्तर की या फिर रजिस्टर्ड पार्टी ही बन सकती हैं। तो ये कंडीशन सारी लागू की जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियम 1968 के तहत। यानी इलेक्शन कमीशन का जो 1968 का जो नियम है उसके तहत इन चीजों को अप्लाई किया जाता है। अब अपन आते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि टीएमसी और एनसीपी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां 2022 से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर होने का, राष्ट्रीय दल होने का दर्जा खो चुकी हैं। जो मैंने आपके सामने 8वां और 9वां लिखा है, क्योंकि आपकी बुक में आपको यही मिलेगा, यहीं तक मिलेगा आपको। आम आदमी पार्टी और एनपीपी का नाम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 2022 के अंदर ये शर्तें मैंने बेटा इसीलिए लिखवाई है कि मैंने कहा कि 4 राज्यों के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो राज्य स्तर की पार्टी है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण की थोड़ी बताता हूं। 2022 के अंदर गुजरात में असेंबली का इलेक्शन हुआ। अब आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कहां पर है? दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कहां पर है? पंजाब में है। आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा। तो उसमें कंडीशन है कि अगर आपने 6% वोट लिए हैं क्या, है ना, तो 4 राज्यों के अंदर उसका क्षेत्रीय दल होने का वो उसका मिल गया। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो 2022 में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई अब राज्य स्तर की पार्टी नहीं रही है, ये कौन सी पार्टी बन गई? ये नेशनल पार्टी बन गई है। इसी प्रकार से एनपीपी जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों की पार्टी है, इसने भी राज्य स्तर की पार्टी से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्राप्त किया। लेकिन जो 2 पार्टियां आप देख रहे हैं कौन कौन सी? टीएमसी और
एनसीपी, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के पार्टी होने के लिए जो शर्तें होती हैं उन शर्तों को ये कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसलिए इनसे राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया। तो वर्तमान में टीएमसी और एनसीपी ये दोनों ही पार्टियां कौन से स्तर की पार्टियां हो गई हैं? राज्य स्तर की पार्टियां हो गई हैं। तो अब वर्तमान में आपके पास सिर्फ 6 पॉलिटिकल पार्टीज बचती हैं नेशनल स्तर की। कौन कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये आपकी 6 पार्टियां इसमें बची हैं। तो इसका अगला जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। 1 2 3 4, अच्छा ये 5 हो गया क्या? तो एक और, सॉरी माफ कीजिएगा, इसके अंदर से एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो कि डिलीट हो चुकी है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सीपीआई। सीपीआई ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसका भी राष्ट्रीय दल का जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा है इसका भी चला गया है। तो वर्तमान में आपके पास में सिर्फ खाली 6 ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआईएम, बीजेपी, बीएसपी, 4 हो गया। इसके बाद में आम आदमी पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये 4 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, बाकी के फिर आपके क्षेत्रीय दल के हो गए हैं। अब साथ में हम इसके देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या क्या फंक्शन करती हैं, क्यों जरूरी है हमें। तो देखिएगा, सिंपल है, पॉलिटिकल पार्टीज जो आती हैं वो चुनाव लड़ती हैं, ये इनके फंक्शंस हैं। इजी है, आराम से आप 1-2 बार बुक में भी देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, भाई सबसे पहला हमने डेफिनेशन यही पढ़ा कि पीपल कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर्म और मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर रन द कंट्री फॉर इन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो सबसे पहला इनका फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टेस्ट इलेक्शन। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाती हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाती है। नंबर 3, पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको शेप देती है, शेप पब्लिक ओपिनियन। अब इसको समझने के लिए देखिएगा, भाई सारे के सारे तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, हमारे द्वारा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मणिपुर में जैसे कितनी दुर्दांत घटना हुई, डॉक्टर बिटिया के साथ में वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई। अब इन चीज़ों को, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम उस चीज़ को भारत देश के सामने उठाना की चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसमें इंसाफ मिले। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट हो, विधानसभाएं हो, उनके अंदर आवाज़ उठाते हैं। तो हमारी आवाज़ जो है उसको एक जगह मिल रही है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी जो पब्लिक है वो क्या सोच रही है उसको बताते हैं। नंबर 4, कि जीत गए तो ठीक, वरना फिर रोल ऑफ ओपोजिशन। रोल ऑफ ओपोजिशन देखिएगा, आपको साथ में बताते चलें, भारत में जो आपका 2014 का चुनाव था, लोकसभा की बात कर रहे हैं, 2019 का चुनाव था और 2024 का चुनाव हुआ है। 2014 में जो है 44 सीटें कांग्रेस को मिली, सरकार किसकी थी, यानी 282 के आसपास, 282 के आसपास बीजेपी की प्रचंड बहुमत, 272 चाहिए, 282 मिला। 2019 में फिर से बीजेपी की सरकार थी, ये देखिएगा यहां पर इनको 282 के आसपास, 2019 में इनको 303 सीटें मिली, फिर से प्रचंड बहुमत, और कांग्रेस को मिली 52 सीटें। 2024 में बीजेपी को 240, यानी इनको बहुमत से भी 32 सीटें कम मिली, लेकिन कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ी और 99 हो गई। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपना पॉइंट क्या है, रोल ऑफ ओपोजिशन। अगर ताकतवर ओपोजिशन होगा तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। मान लीजिए आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा कि डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, मान लीजिए आपको नहीं लग रहा होगा कि ओपीएस ने उठा दिया, मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इन्होंने 370 को उठा दिया, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, एक कम्युनिटी उससे खुश है, कुछ लोग उससे खुश हैं, तो कुछ लोग खुश नहीं भी हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा तो अपना एक तरीके से डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेटिक वो हो सकती है, लेकिन उसका विरोध करने के लिए अगर ओपोजिशन मजबूत हुआ तो वो नहीं कर पाएगी। अब इसकी कंडीशन है, हमारे देश में लोकसभा में अगर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना चाहिए तो उसके लिए कम से कम लोकसभा की कुल सीटों का, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीटें आपको मिलनी चाहिए। मींस
कुल सीटें लोकसभा में कितनी है? 543। उसका 10% कितना होता है? यानी लगभग 54 या फिर 55 आप मान सकते हैं। यानी 55 सीटें हुई तो आप रोल ऑफ ओपोजिशन वाली सीट पर बैठेंगे, प्रतिपक्ष के नेता बन जाएंगे। अब देखिए 2014 में 44 सीटें, यानी कि आपके पास में लगभग 11 सीटें कम हैं। 2019 में आपके पास 52 सीटें, फिर से आपके पास में ओपोजिशन के लिए सीटें कम हैं। लेकिन 2024 में 99 सीटें, यानी इस बार जो प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष है, वो काफ़ी मजबूत है। सरकार के सामने कदम कदम पर वो उसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लेकर चैलेंज दिखाता है, उनको प्रस्तुत करता है। तो ये होना चाहिए। जब खिंचाव के साथ में कोई सरकार चलती है तो कार्य अच्छे भी होते हैं और लोगों की जो आकांक्षाएं उसके ऊपर सरकार ज़्यादा अच्छे से निकलती है काम करने में। तो रोल ऑफ ओपोजिशन ये भी एक इसका फंक्शन है, किसका? पॉलिटिकल पार्टी का। अगला देखेगा, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। भाई कहने का मतलब ये हुआ कि आम आदमी जो है उसकी जो बड़े बड़े जो सरकारी दफ्तर है वहाँ तक पहुँच नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं, वो हर जगह पर आम आदमी का उनसे ज़्यादा अप्रोच है। तो वो जो भी सरकार कुछ करती है जनता की भलाई के लिए, उन चीज़ों को जनता तक पहुँचाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा इसका फ़ायदा है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका एक फंक्शन है कि वो जनता की भलाई के लिए इस तरीके के काम करते हैं। और फिर जैसे लॉज वगैरह बनाना है, सरकार को चलाना है, तो ये सारे आपके किसके फंक्शन आ गए? पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन आ गए। तो एक दो बार आप इसको देखिए। इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।